सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। नीतीश ने इतने पूर्व लगा दिए आपके नाम के आगे कि मुझे लग रहा है कि अब कुछ वर्तमान लग जाना चाहिए। आपको भी उम्मीद है कि कुछ होना चाहिए, 2 पद खाली। पार्टी को तय करना है, प्रदेश को तय करना है। और जहाँ तक वर्तमान और पूर्व की बात है, तो मैं वर्तमान कल भी था, वर्तमान आज भी हूँ, और आगे क्या होगा वो सबको मालूम है। तो भविष्य को हम अपेक्षा ही रखते हैं, और अपेक्षा के साथ में जो जनता ने आशीर्वाद दिया है उन अपेक्षाओं को हम पूरा कर सकें और जनता के हित में हम काम कर सकें। ये जनता का आशीर्वाद है, वो उनके हमेशा काम आएंगे। धर्मलाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने आपको विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी देखा है, मैंने आपको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी देखा है, और मैंने आपको विधानसभा में तमाम विधायकों को सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, उनको शांत कराते हुए भी देखा है, आपके नेतृत्व क्षमता को भी देखा है। इस प्रदेश की जनता ने आपके राजनीति के तौर तरीके को भी देखा है। मैं इस सवाल को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं ये पूछूंगा जरूर आपसे कि मन में आपके होगा तो जरूर कि 2 पद खाली हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार मेरे नेतृत्व को फिर से देखा जाए। इसके बाद अगले सवाल में बढ़ूंगा। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि अलग अलग दायित्व में काम करने का मुझे अवसर पार्टी ने दिया। जब विधानसभा अध्यक्ष की बारी आती है तो उसका लक्ष्य है कि विधानसभा हमारे जो छत्तीसगढ़ के हमारे सबसे बड़ी पंचायत है, और इस सबसे बड़ी पंचायत में जिन विधायकों को जनता ने चुन करके भेजा है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, उन अपेक्षाओं को पूरी कैसे करें और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो, और इसके लिए समन्वय बना करके विधानसभा को चलाना। और एक अध्यक्ष के नाते मैंने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बैठकें होनी चाहिए, और मुझे कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में सबसे अधिक अवधि की यदि बैठकें हुई है तो उसके लिए मैं पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं, प्रतिपक्ष को भी धन्यवाद देता हूं कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का इतना बढ़िया समन्वय रहा कि हम साल में 44 दिन 45 दिन तक विधानसभा चलाने में हम सफल हुए हैं। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष की बारी आती है तो आपकी भूमिका बदल जाती है। जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर के समन्वय बना करके विधानसभा अध्यक्ष के नाते आप चलाएंगे, तो जब नेता प्रतिपक्ष की बारी आती है तब ये प्रश्न ये उठता है कि सरकार के अनसुलझे बहुत सारे ऐसे जो कार्य हैं, हम विधानसभा के माध्यम से हम जनता के बीच में उनको कटघरे में हम कैसा खड़ा कर सकते। इतने बड़े जवाब में मंत्री पद वाला जवाब नहीं आया अभी तक। यकीन मानिए वो नहीं आएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मलाल जी इतने पुराने, इतने वरिष्ठ नेता हैं कि उनको जो बोलना होगा वही बोलेंगे, लेकिन एक विपक्ष का ये कहना, विपक्ष का ऐसा आरोप है जो मुझे लगता है आपसे पूछ लेना चाहिए बिलासपुर की इस धरती में। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पुराने लोगों को बीजेपी ने साइड कर दिया है और पुराने लोगों जो है उनको बहुत तरजीह नहीं दी जा रही है। नए नए लोग अगले 10 साल या 15 साल की राजनीति में जो सक्रिय रह सकते हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पुराने लोग मान लिया गया है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कांग्रेस के मित्रों को और साथियों को उनके खुद के पार्टी में जो उनका हाल हम देख रहे हैं, और शायद उनका जो अनुभव इस बात को इंगित कर रही है कि कांग्रेस में पुराने लोगों के क्या हाल है। और मुझे लगता है कि जो आज कांग्रेस का जो हश्र हुआ है पूरे देश में, शायद उस पीढ़ी को कांग्रेस ने भुला दिया जिनके कारण 50 साल तक उन्होंने चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में सरकार बनी, उसमें काम करने का अवसर मिला। लेकिन जो पीढ़ी की बात कर रहे हैं आज भी यदि मैं कहूँ तो जो युवा मोर्चा के कार्य हम लोग जो किए, और आज वही युवा मोर्चा के जो टीम है आज पूरे प्रदेश में जहां संगठन में हो और सरकार में हो तो कमोबेश में वही लोग काम कर रहे हैं। कल जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में जिनको काम करने का अवसर मिला, तो हमारे पार्टी में एक अच्छी पद्धति है सतत रूप से परिवर्तन, सतत रूप से विकास, और इस पार्टी में अनुशासन भी बहुत ज्यादा है।
आप इतने अनुशासित सिपाही हैं कि मैं हार मान रहा हूं और बैकफुट पर जा रहा हूं। 3 सवाल के बाद भी मंत्री पद की चाहत का जवाब अभी तक नहीं निकला है, इसलिए मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए और मैं खुद जो है ओवरटेक कर लेता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। अब सवाल बिलासपुर को लेकर भी करूंगा, लेकिन आप इतनी तल्लीनता से सुन रहे थे अमर अग्रवाल जी को, वो आपको बिना सुने ही चले गए। दोस्ती बरकरार है, ठीक ठाक मधुर संबंध है, कुछ गड़बड़ है? देखिए, जहाँ तक और सुनने की बात नहीं है, मेरे बाद में और वक्त आएंगे और मैं अपनी बात रख करके चला जाऊंगा। इसलिए चला जाऊंगा कि मेरा कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है, उनका कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है। चूँकि दीप प्रज्वलित करना है, आप चाह रहे थे कि हम सब एक साथ आ जाएं, आपके आग्रह को हम लोगों ने स्वीकार किया और सब दीप प्रज्वलित करके, चाहे यहाँ सत्ता पक्ष के हो, प्रतिपक्ष के जनप्रतिनिधि हो, हम दीप प्रज्वलन में सब एक साथ आपके आग्रह पर रहे। लेकिन आप ये सोचेंगे तो आपको ही बैठना पड़ेगा 5 बजे 6 बजे तक, लेकिन हमारे वक्ता आते जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और यहाँ से विदा लेंगे। देखिए, इसमें भी ये टाल गए, मानना पड़ेगा। पार्टी इसीलिए लगता है इनको जिम्मेदारी नहीं देना चाहती है कि भाई ये इतने मजे हुए हैं, कहीं उलझते ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि दोस्ती ठीक ठाक है कि नहीं है, सवाल मेरा ये भी तो था। ना बैठे चले जाएं, आप भी चले जाएंगे। संबंध ताल्लुकात अमर अग्रवाल जी से अच्छे हैं, क्योंकि मंत्री आपको ही बनना है, मंत्री उनको ही बनना है, इसलिए मैं पूछ रहा था। जहाँ तक हम लोग की दोस्ती की बात है, तो आपने विधानसभा के चुनाव में भी देख लिया कि साथ साथ हम लोग विधायक हुए। जहाँ तक सांसद की बात है तो हमने रिकॉर्ड वोटों से जीता, और जहाँ तक आने वाली तीसरी सरकार की बात है, हमारे मित्र बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए, जब मतगणना होगी तब नगरीय निकाय से लेकर के पंचायत चुनाव में हमारे जनप्रतिनिधि जीत करके आएंगे। ये हमारा दोस्ती का बहुत बड़ा परिणाम आपके सामने निकल करके आएगा। इसमें कोई शक नहीं है धर्मलाल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी चुनाव आते हैं आप लोग एकजुट हो जाते हैं और आपकी एकजुटता की वजह से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परिणाम दिया है। पानी ले लीजिए प्लीज। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है, और नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ साथ ही आप लोगों के पास, जैसा ब्रजेश जी ने अभी पूछा अमर अग्रवाल जी से, कि चुनौती आप लोगों के पास है क्योंकि सारे जो महापौर हैं भी कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में क्या तैयारी है आप लोगों की, और बिलासपुर को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, क्या परिणाम होंगे? अभी आप लोग बैठक से ही आ रहे हैं, मैं नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा आज ही हुई है, इसलिए उस तैयारी पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात है, पार्टी की पूरी तैयारी है। प्रदेश की हमारी बैठक हो गई है, जिलों की बैठक हो गई है, मंडल की बैठक हो गई है, संभाग की बैठक हो गई है। हम इंतजार कर रहे थे, अभी अधिसूचना जारी हो गई और बहुत जल्दी हमारे प्रत्याशी भी तय हो जाएंगे और मैदान में हम उतर जाएंगे। हम मैदान में उतरने की बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैदान में हम ठीक ठाक तैयारी के साथ उतर रहे हैं। परिणाम उसी का आएगा जिन्होंने काम किया है। तो जिनको काम किया है 2 चुनाव में जिताए हैं, और जिनको काम किए हैं तीसरी सरकार उन्हीं की बनेगी। छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना मानस तैयार कर लिया है। बिलासपुर से आप सक्रिय राजनीति में रहे हैं इतने सालों तक धर्मलाल जी, आपकी क्या ख्वाहिश है कि बिलासपुर में अभी और क्या क्या कमी है और मुझे अवसर मिले, या तो फिर हमारी सरकार है, आपकी सरकार है, निसंदेह आपकी हर बात सुनी जाती है, आप मंत्री रहें या ना रहें, लेकिन आप सीनियर नेता हैं, आपका सम्मान है। तो आपको क्या लगता है कि बिलासपुर के लिए अभी वो कौन से ऐसे पड़ाव हैं जो पार करने हैं, और जो धर्मलाल कौशिक जी चाहते हैं कि बिलासपुर को ये हासिल होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बिलासपुर की बात है, तो अमर अग्रवाल जी और मैं, हम दोनों एक साथ विधायक बने मध्य प्रदेश में, और उसके साथ में न केवल बिलासपुर बल्कि प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के, और उन चुनौतियों को लेकर के हम लोग साथ साथ आगे बढ़े हैं। उन चुनौतियों में बिलासपुर पहले क्या रही है आपके सामने में, और आज क्या है। मैं आपको कह सकता हूं कि कभी हम लोग जब रायपुर जाते थे तो 3 घंटे से 3.5 घंटा में हम रायपुर पहुंचते थे, और ये महसूस किया गया यदि इतने देरी के साथ में हम यदि कहीं पहुंचेंगे तो हमारे जो विकास की और रफ्तार की बात करते हैं, हमारी रफ्तार थम जाएगी। जिस बात को अमर अग्रवाल जी बात किए, मैं उस बात को आपको आगे बढ़ा रहा हूं कि रोड कनेक्टिविटी की बात हुई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे साथी बैठे हुए हैं, आज हमारे जो अवरोध थे कि हम यदि तखतपुर के साइड जाना है
तो रेलवे क्रॉसिंग पार करना है, हमें यदि रायपुर जाना है तो रेलवे क्रॉसिंग पार करना है, यदि मस्तूरी जाना है तो मस्तूरी के लिए रेलवे क्रॉसिंग पार करना है। और ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री बने, उस बाधा को हमने समाप्त किया और उसमें हमने तेजी लाने का प्रयास किया। आज वो ब्रिज आपके सामने में है, किसी को 2 मिनट रुकने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करें सिंचाई के क्षेत्र में, अरपा भैंसाजार बृहद सिंचाई योजना, मैं जब विधानसभा अध्यक्ष था उस समय मुझे लगा कि सिंचाई के क्षेत्र में हमारी वृद्धि होनी चाहिए और इसलिए अरपा बैराज हम लोगों ने बनाया। हमारे तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के कर कमलों से उसका भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ, आज अंतिम चरण में है। बहुत जल्दी वो प्रोजेक्ट हमारे पूरे हो जाएंगे और लगभग इस जिले के, खास करके उसमें 2-3 विधानसभा के 67,000 एकड़ जो हमारे एक पानी के ऊपर निर्भर होते हैं, लास्ट में यदि पानी नहीं बरसे तो हमारे फसल किसान के चौपट हो जाते हैं, ये हम बहुत जल्दी उसको पूरा करने वाले हैं। और इस बात को अमर जी बताए हैं कि उद्योगों के हम औद्योगिकरण के हम लोग जा रहे हैं। युवाओं के लिए अभी सरकार आने के बाद में हम लोग जो काम प्रारंभ किए हैं उसके साथ में हम पानी यहाँ अरपा में लाने के लिए, एक बार मैं आपके लिए ताली बजवाना चाहता हूं। जितने लोग यहाँ बैठे, नहीं अभी सुन तो लीजिए, ऐसे नहीं बजा देना भाई, पहले विषय सुन लीजिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके लिए ताली बजवाना चाहता हूं। और क्यों बजवाना चाहता हूं, मेरे ऊपर सवाल उठेंगे कि बताओ एक ऐसा पत्रकार है भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता कर रहा है। नक्सलवाद को लेकर अगर मैं बात करूंगा तो आप सब ताली बजाएंगे कि नहीं। बीजेपी ने जो हासिल किया है, नक्सलवाद को जिस तरह से बीजेपी ने खत्म किया है और खत्म कर 220 से ज्यादा नक्सली 2024 में, इसके लिए मैं आपके लिए ताली बजवाना चाहता हूं, आपकी सरकार के लिए ताली। एक बार तालियों से भाई, तालियों से सम्मान किया जाए। और इसलिए किया जाए क्योंकि जिस दिन अमित शाह जी ने कहा धर्मलाल जी कि 2026 मार्च नक्सलवाद खत्म कर देंगे, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है किसी भी गृह मंत्री का, देश के गृह मंत्री का। और मुझे लगता है किसी भी मंच पर पत्रकार हो, नेता हो, विपक्ष हो, टीएस सिंहदेव हो, सब तो तारीफ कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव भी तो तारीफ कर रहे हैं नक्सलवाद पर आपकी, ठीक लगता है कि नहीं? भूपेश बघेल भी तारीफ कर रहे हैं। इन लोगों के तारीफ का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ताली इसीलिए बजवाया था। देखिए, हमारे सामने जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो मुख्य रूप से 2-3 चुनौती हमारे सामने थे। एक चुनौती हमारे लिए ये कि छत्तीसगढ़ के हमारे जो मजदूर अपने परिवार को लेकर के लखनऊ, इलाहाबाद से जम्मू कश्मीर पलायन करते थे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि उस समय खाने के अनाज की उनके पास में व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात, हमको विरासत में मिला हमको नक्सलवाद। हम जब मध्य प्रदेश में थे और छत्तीसगढ़ राज्य बना तो विरासत में हमको जो नक्सलवाद मिला, आज बहुत सारे बजट का हिस्सा केवल सुरक्षा के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हमारी राशि चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी वहां के लोगों की जो सुरक्षा होनी चाहिए कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन मैं अमित शाह जी को, इस देश के गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए यदि मार्च 2026 की यदि बात किए हैं तो ये साहस भी होना चाहिए। प्रदेश में बहुत डरे हुए हैं नेता, इस पर क्या कहेंगे? जहां तक छापे की बात है, आपने प्रश्न किया था अमर जी से, अमर जी ने उसका जवाब दे दिया है कि किसी भी जो संस्था है जिनका जो काम है उनको करना चाहिए। ईडी के काम ईडी को करना चाहिए, यूडब्ल्यू का काम यूडब्ल्यू को करना चाहिए। ये सरकार के काम नहीं है, पार्टी के काम नहीं है। इस देश में करप्शन को समाप्त करना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी के आने के बाद में कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगा है, क्योंकि देश के एक प्रधानमंत्री ने इस बात को, उन्होंने कहा कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है।
लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद में पारदर्शिता आई, और पारदर्शिता आने के बाद में मैं कह सकता हूं कि यदि हम 100 रुपए दिल्ली से भेज रहे हैं तो उस उपभोक्ता के हाथ में 100 के 100 रुपए पहुंच रहे हैं, और यदि उसमें गड़बड़ घोटाला है तो निश्चित रूप से ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई अंकुश नहीं लगेगा तो इस देश के जो जड़े को खोखला करने का काम यदि किसी ने किया है तो भ्रष्टाचार ने किया है, और ये करप्शन समाप्त हो तो उसके लिए जो एजेंसी जिसको तय किया गया है बारीकी के साथ में निगाह रखे उनके ऊपर, और निगाह रखने के बाद में निश्चित रूप से कार्रवाई उसकी होनी चाहिए। ईमानदारी से बताइएगा धर्मलाल जी, आखिरी क्वेश्चन है, आपसे बातचीत करने में इतना आनंद आ रहा है और देखिए लोग कैसे सुन रहे हैं आपके सवाल, मतलब आपके जवाब और मेरे सवाल। आखिरी प्रश्न मेरा ये, आप विधानसभा को इतने अच्छे से चलाए हैं, आपके सब साथी रहे हैं, जब छापा पड़ता है तो बोलते नहीं हैं कि कुछ जुगाड़ लगवाइए, क्या हो रहा है? सिफारिश लेके नहीं आते हैं? कोई सिफारिश लेके नहीं आएंगे, सबको मालूम है कि सिफारिश लेके आएंगे तो डांट खाएंगे। यदि पारदर्शिता की बात कर रहे हैं तो आपको भी उसमें खरा उतरना होगा, और आपको जब खरा उतरेंगे तो लोगों के ऊपर में आपका विश्वास बना रहेगा, और विश्वास को बनाने के लिए चाहे किसी भी पार्टी के हो, अब ये नहीं कह सकते कि केवल कुछ नेता गिने चुने हैं, कुछ अधिकारी गिने चुने हुए हैं, उसमें यदि भाजपा के भी उस राडार में आए हैं तो उनके यहाँ भी छापा पड़ा है और उनके यहाँ भी कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश के सागर के बीजेपी के पारदर्शिता की बात करते हैं तो दल को छोड़ करके, नेतृत्व को छोड़ करके, नेता को छोड़ करके जो राडार में आए सबके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, और इस जवाब के बाद मेरी तो ये शुभकामनाएं हैं कि आप मंत्री बने। मेरी तो शुभकामनाएं होंगी, मैं क्यों नहीं चाहूंगा भाई, मेरी तो शुभकामनाएं होंगी, क्योंकि मैं अध्यक्ष रहते हुए, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए विधानसभा में जब हम लोग मिलते थे हमेशा आपका स्नेह मिला है। विस्तार न्यूज़ के इस कार्यक्रम में आए धर्मलाल जी और इतनी शानदार बातचीत की आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विस्तार न्यूज़ को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि ठीक चुनाव के जिस दिन घोषणा हो रही है, अधिसूचना जारी हो रही है, और आप इतना अच्छा कार्यक्रम करके हम सब की बातों को जनता तक पहुंचाने का आपने काम किया है, और बिलासपुर को उसके लिए चुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।